हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे, जैसा कि हर बार उम्मीद करते हैं। अब सामने होते हो तो आप लोग जो है वो लटका ले लेते हो, अच्छे हैं। अब दिख तो रहे नहीं हो आप लोग, फिर भी मैं इमेजिन कर लेता हूं कि तुम सभी लोग मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुरा के जवाब दे रहे हो कि हम ठीक है। ऐसा तो मत ही कहना कम से कम कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी तो कभी चलती नहीं है किसी की, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनके अलावा। क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तब कभी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होते थे, हमेशा ही लगता था कि यार फिर भी कुछ न कुछ कमी रह रही है, कुछ न कुछ कमी रह रही है। हाँ, तो इस वजह से जो है वो आपको भी ऐसे लगना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हो। वास्तव में तुम इससे भी ज़्यादा अच्छे पढ़ सकते हो, उतने अच्छे नहीं पढ़ पा रहे हो, इस बात का अफसोस होना चाहिए और नहीं हो रहा है। इसका मतलब तुम थोड़े से बड़े हो, और बड़ा आदमी होता है वो बहुत कम से राजी हो जाता है। ठीक है, मारवाड़ी में कहावत है, नबड़ो भूत बाकड़ों राजी। तो जो नबड़ा यानी निकमा जो भूत होता है, वो भले उसको बाकड़े, उबले हुए चने या उबले हुए गेहूं जो होते हैं वो चढ़ा दो तो ही वो राजी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत कम में कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कम में राजी हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगर बहुत कम में आप संतुष्ट होते हो तो इसका मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है। और बहुत कम में संतुष्ट नहीं हो तो हमेशा ही थोड़ा थोड़ा एक कसक रह जाती है कि यार नहीं, आज इतना टाइम जो है वो खराब हो गया, आज वहां पे इतना टाइम खराब हो गया। और अगर वो कसक रह रही है और अंदर ही अंदर लग रहा है कि नहीं नहीं उतनी अच्छी नहीं चल रही पढ़ाई जितनी वास्तव में मैं कर सकता हूँ, मैं जितनी कर रहा हूँ मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ लेकिन उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों के दिमाग में शुरुआत में यही आया था कि पढ़ाई कैसे चल रही है और हमेशा ठीक चल रही है, तो इसका मतलब तुम वो जो मारवाड़ी वाला नबला भूत होता है उसके इक्वल हो थोड़े थोड़े से। चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी में पढ़ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। घाटा यानी राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में केंद्र की सरकार, जो भारत सरकार है, ये अपने सभी तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय और कैपिटल व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऋण लेती है, एक साल में जो भी नया ऋण लिया जाता है उस नए ऋण को राजकोषीय घाटा कहते हैं। या फिर नया ऋण या और भी दूसरी अदर लाइबिलिटीज अगर जनरेट होती है, देयताएं सृजित होती है, तो एक वित्त वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, टोटल लाइबिलिटीज जो है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। Fiscal, what is fiscal deficit? Fiscal deficit is government's total new generated created liabilities in a financial year are called fiscal deficit. ये तो उसे fiscal deficit जो है वो कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट के दुष्प्रभाव पढ़े थे अपने पिछली क्लास में, पिछली क्लास में पढ़े थे दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं। और फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि क्या गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए के प्रति सीरियस भी है या यूं ही पैसे उड़ाते जा रही है, घाटा हो रहा है और उड़ाते जा रही है। तो अपन ने पहले देखा था कि फिस्कल डेफिसिट होने से नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला नुकसान तो घाटा, किसी भी व्यक्ति को इमेजिन कर दो, उसको घाटा ही घाटा होगा, हर साल कर्जा लेता जा रहा है, आदमी की जो हालत होगी वही हालत सरकार की होगी। उसके ऊपर कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि एक लिमिट के बाद उसकी पैठ खराब हो जाएगी मार्केट में और कोई उसे कर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को भी फिर नया ऋण मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई कहेगा कि यार आपकी तो पहले से ही हालत इतनी खराब है, अब वापस चुकाओगे कैसे आप? तो ऐसी स्थिति में नए ऋण नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट डिफॉल्टर होने लग जाएगी, कई जगह पेमेंट भुगतान नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको समय पर तनख्वाह नहीं दे पाएगी। तो इसलिए तो कर्मचारी भी जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, वो हड़तालें करने लग जाएंगे, सड़कों पे उतर आएंगे। तो इससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अपन देखते, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में देखोगे कि सारे इतिहासकार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन क्यों हुआ, गुप्त एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, तो सल्तनत में जो शासक थे उनका डिक्लाइन, मुगलों का डिक्लाइन क्यों, तो उन सब में एक कॉमन जो कारण होता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कारण जो है वो
आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने से बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो उनका डिक्लाइन हो जाता है, तो यहाँ सरकार का भी डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरा अपन ने देखा था कि राजकोषीय घाटा अगर ज्यादा है तो उस घाटा है तो ऋण लेना पड़ेगा। ऋण लेना, अगर विदेशों से ऋण लेगी सरकार तो हमें समझौता करना पड़ेगा, दूसरे देशों की शर्तें माननी पड़ेगी, और शर्तें मनवाएंगे वो, तो ये हमारी संप्रभुता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर हम अगर घरेलू बाजार से, डोमेस्टिक मार्केट से ऋण अगर सरकार लेती है तो डोमेस्टिक मार्केट में बैंकों के पास जो पैसा है वो सीमित है, और इसे अगर सरकार ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं बचेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो निजी क्षेत्र के पास, तो मार्केट के अंदर धन की जो कमी उत्पन्न हो जाती है उसको, साख की जो कमी है, इसको क्राउडिंग आउट कहते हैं। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होगा? क्राउडिंग आउट, पैसे नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होगी, रोजगार के अवसर सर्जित नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इससे ये एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होना, प्रोडक्शन नहीं बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होना क्रेडिट की कमी की वजह से, तो इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कहते हैं। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सरकार जो राजकोषीय घाटा अपन ने देखा कि राजकोषीय सरकार ज्यादा खर्च करेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो लोग मार्केट में जाके डिमांड बढ़ाएंगे तो महंगाई आएगी। तो एक तरफ तो सरकार का घाटा, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन ज्यादा रहती है तो इससे गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता है, और यहां हमने देखा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो दोनों एक दूसरे के कारण होते हैं और दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे, और इस तरह से ये साइकिल जो है शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये, या फिर पहले की तरह अगर कोई सरकार ऐसा करे कि अपना घाटा पूरा करने के लिए नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करके कि न तो विदेश से लें और न घरेलू बाजार से ऋण लें, हम तो आरबीआई से ही सीधे ऋण लेंगे, अतिरिक्त नोट छपवा देंगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज जारी करके, तो इससे भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, पैसे ज्यादा होंगे, पैसे तो और इससे महंगाई आएगी। तो इस तरह से हर तरीके से ये नुकसान है। और फिर महंगाई आएगी तो उसमें या फिर सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी कि भाई अपनी घाटे को कम करने के लिए क्या करो, खर्चे तो कम कर नहीं सकते क्योंकि मजबूरियां हैं। इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाने का तरीका क्या होगा, टैक्स बढ़ाएगी तो ये आनन फानन में किया गया जो है वो उपाय होगा। और एक अर्थशास्त्री हुआ है लॉफर, जैसा नाम है उसका लॉफर तो आप जानते ही हैं, तो पर वो वैसा नहीं है, उसने बड़ी समझदारी की बात की। उसने कहा कि जो ब्याज दरें हैं, उसने एक ऐसे एस्टिमेट लगाया कि यार सभी देशों के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं, कर की जो दरें हैं वो बहुत ज्यादा है, और टैक्स रेट अगर सभी सरकारें कम कर दे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सकता है। बाकी सामान्य आदमी क्या करता है, टैक्स बढ़ाता है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। लॉफर ने उल्टी बात की, लॉफर ने कहा कि गवर्नमेंट को अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स रेट्स कम करनी चाहिए, कम करने से रेवेन्यू बढ़ेगा। कम करने से कैसे बढ़ेगा? उसने कहा कि एक्चुअली क्या है ना कि सभी देशों के अंदर एक विवेक सम्मत, एक रैशनल जो रेट होती है उससे थोड़ी हाई जो है टैक्स रेट्स हैं, और जब टैक्स की रेट्स बहुत ज्यादा हाई होती है तो आदमी को क्या है, खरी कमाई के पैसे में से इतना टैक्स देने में जोर आता है कि मैंने कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हैं, और सरकार ले रही है 40%, 45%, 50% टैक्स ले रही है, आधा हिस्सा सरकार क्यों दूं? तो आदमी टैक्स इवेजन शुरू करता है, कर वंचना शुरू करता है, कर की चोरी करना शुरू करता है। और एक बार चोरी, मारवाड़ी में कहावत है, कण खाओ भली मन खाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। भले थोड़ा सा चोरी करो और भले बड़ी चोरी करो, चोरी तो चोरी होती है। फिर आदमी की फितरत हो जाती है टैक्स इवेजन की, तो फिर वो खूब करता है, फिर उसको देख के दूसरे भी करने लगते हैं, और धीरे धीरे सब एक कल्चर डेवलप हो जाती है। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर है ये टैक्स इवेजन की कल्चर, लोग जो है टैक्स पे करना नहीं चाहते। और फिर वैसे भी क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें बड़ा रोल जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चीजें जो खरीद बिक्रियां जितनी भी होती है तो उस पर कोई नियंत्रण होता ही नहीं है, सरकार का पता ही नहीं होता सरकार का, इसलिए टैक्स इवेजन। तो लॉफर ने कहा कि अगर टैक्स की रेट थोड़ी विवेक सम्मत रेशनल रेट हो तो आदमी क्या है कि
चोर कौन कहलाना चाहता? कोई कहलाना नहीं चाहता। हर आदमी टैक्स जमा कराना चाहेगा। तो इसलिए आदमी कम रेट टैक्स रेट होगी तो ज्यादा पैसा जमा कराएगा, पहला। फिर आदमी ज्यादा पहला पैसा जमा कराएगा तो ब्लैक मनी कम हो जाएगी। ब्लैक मनी कम होगी तो व्हाइट मनी ज्यादा बढ़ेगी, तो मार्केट के अंदर मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि मैंने टैक्स चोरी किया, टैक्स चोरी करके मैंने पैसे बचाए, अब वो कैश है, मैं कहीं पे भी यूज में नहीं ले सकता उसको। यूज लेते ही सरकार पूछेगी ये पैसे कहां से आए, बता। तो ऐसे में फिर आदमी क्या करता है, ब्लैक मनी को या तो वो गोल्ड खरीद के रखेगा, या कैश घर के अंदर जो है कोई खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के रखेगा, या ऐसी जगह बेनामी संपत्तियां वगैरह खरीदेगा, तो वो प्रोडक्टिव यूज नहीं होता है। तो इसलिए लॉफर ने कहा कि टैक्स की रेट कम रखो। लोग जो है सभी लोग अपने काले धन को व्हाइट धन करना चाहते हैं, सफेद धन करना चाहते हैं, पर थोड़ा रियायत तो बरतो उनके ऊपर। इसलिए टैक्स की रेट कम होनी चाहिए। और अगर सरकार पर, हमारी सरकारें क्या करती है, ये 80 के दशक में जो है ये थ्योरी बहुत लोकप्रिय हुई थी, 90 के दशक में। और आश्चर्य के साथ जिन जिन देशों ने इस थ्योरी को अपनाया था, लॉफर की थ्योरी को, टैक्स रेट कम की, तो आश्चर्यजनक रूप से देखा गया कि उन सब देशों में टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ा था, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, सरकार की आय बढ़ गई। पर हमारी सरकार क्या करेगी, बौखलाई हुई, राजकोषीय घाटा ज्यादा है, तो ऐसे में इस तरह के प्रयोग नहीं कर सकती, आर्थिक सुधार लागू नहीं कर सकती। वो कि नहीं, उल्टा टैक्स बढ़ाएगी तो और टैक्स रेवेन्यू कम होगा, पहली बात। दूसरी चीज, चीजों की टैक्स जो है तो उससे महंगाई फिर बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ेगा तो। और महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुल मिला के सब चीजें आपस में गोलमोल हो चुकी है। उसके बाद ट्विन डेफिसिट, दोहरा घाटा होगा। एक तो राजकोषीय घाटा तो है ही है, फिस्कल डेफिसिट तो है ही है, इसके साथ साथ जो हमारे विदेशों के साथ जो व्यापार होता है, व्यापार में अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है तो इसको भी घाटा कहते हैं। सरप्लस इसे कहते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट, हमने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया है, 800 रुपए का इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था सरप्लस की स्थिति में। हमने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया है और 1500 रुपए का इंपोर्ट किया, तो इसका मतलब हमारा व्यापार घाटा 500 रुपए का है। तो इस तरह से व्यापार घाटा। तो अब होगा क्या, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो है वो खर्चा ज्यादा किया है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड करेंगे, चीजें खरीदेंगे, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो जब यही डिमांड इतनी ज्यादा है तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को इंपोर्ट और करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वो घाटा भी शुरू हो जाता है। तो हमेशा जब भी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो ट्रेड डेफिसिट भी होता है। तो इन दोनों घाटों को एक साथ चूंकि ये घटित होते हैं, इसलिए इन दोनों को ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं। ट्विन डेफिसिट की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। और फिर और इससे भी बड़ा, जो गवर्नमेंट का अगर घाटा अधिक है तो घाटा कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास खर्चे कम करने में दो तरह के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अपने देखा, डिफेंस जो है उस एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया जा सकता, ब्याज तो भुगतान करना ही पड़ेगा। सब्सिडियां जो तुम लोगों को दी जाती है तरह तरह की, वो सब्सिडी अगर बंद कर दे तो तुम लोग सरकार की हलक निकाल दो, सरकार का जो है वो यूं दम घोट के मार दो, गला घोट के मार दो सरकार को तुम लोग। क्योंकि भारतीय जनता ने इस सब्सिडी और अनुदान को अपना अधिकार समझ रखा है कि देगी नहीं, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा, सरकार हमारे लिए ही तो है, तो इसलिए वो कम नहीं कर सकती सब्सिडियां। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती, वो तो उल्टे उम्मीद करते हैं कि हमारी तो और ज्यादा बढ़ाई जाए, और हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है और उनको बढ़ानी और पड़ती है। तो इसलिए इनको कम नहीं किया जा सकता, तो फिर कहां करेंगे, वो करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, बुनियादी ढांचा जो है वो विकसित नहीं होगा। ठीक है, तो और बुनियादी ढांचा विकसित नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, बस इतनी सी बात है। तो कुल, और फिर अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है तो अर्थव्यवस्था की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग अच्छी नहीं देगी, हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं देगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह जो है यहाँ नहीं आएंगे। प्लस हमारी सरकार को जो दूसरा ऋण भी मिलेगा कहीं से, तो बहुत ब्याज दरें, बहुत ज्यादा ब्याज मांगेंगे कि नहीं भाई जोखिम, क्योंकि जोखिम वाले ऋण की जोखिम है सरकार को ऋण देने में, और जोखिम वाले ऋण की ब्याज दरें जो है वो ज्यादा होती है।
ठीक है। तो इस तरह से ये फिस्कल डेफिसिट के दुष्प्रभाव पड़े थे अपने। उसके बाद तो अब ये जो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रह रहा है तो रहता है, तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई उपाय भी किए हैं? हाँ, सरकार ने जो है इसके लिए उपाय किए हैं। सबसे पहला तो सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन या राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन अपनाने के लिए सबसे पहले तो वही कर दिया कि ये घाटों को कम करने के लिए बजट घाटे की जगह राजकोषीय घाटे का कंसेप्ट अपना लिया। भला हो सरकार का कि उन्होंने बजट डेफिसिट की जगह फिस्कल डेफिसिट को अपनाया। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट 2003 में एक कानून बनाया, FRBM एक्ट। ये कानून क्या था इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, तो FRBM एक्ट जो है वो किया, और इसमें किया कि राजकोषीय घाटा कंट्रोल होना चाहिए और GDP का 3% होना चाहिए। किसका? 3% ऑफ GDP। ये GDP यानी देश का जो टोटल आय होती है, प्रोडक्शन होता है, उसको GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो उसके 3% तक पूरे देश का एक साल की जो इनकम है ना, और सरकार का एक साल में नया जो कर्जा है वो GDP के 3% तक जो है वो हो सकता है। और राजस्व घाटा तो जीरो ही होना चाहिए। उसके बाद जीरो बेस बजट क्या होता है मैं समझाऊंगा, आउटकम बजट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। टैक्स रिफॉर्म्स जो है शुरू किए, कर सुधार, जिससे कि सरकार का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हो सके। अब घाटे को कम करने के लिए, घाटा क्या होता है? घाटा इज इक्वल टू व्यय माइनस आय। तो सरकार क्या करेगी कि व्यय अगर ज्यादा है तो इस व्यय को कम करना, खर्चों को कम करना, और आय को बढ़ाना। ठीक है, तो खर्चों कम करने के लिए ये FRBM एक्ट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, ये सब जो है वो खर्चों को, व्यय को कम करने के लिए है। और टैक्स रिफॉर्म्स ये आय बढ़ाने के लिए जो है वो उपाय किए गए कि जिससे कि GST लागू करना, वैट लागू करना, डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो लागू करना। अनेक टैक्स रिफॉर्म्स के लिए अनेक कंपनियां जो है वो चलैया कमेटी जो है वो बनाई गई राजा जी चलैया की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अनेक समितियां जो है वो गठित की गई। उसके बाद व्यय खर्चे को कम करने के लिए और सब्सिडी के रूप में जो ज्यादा दी जाती है, तो इसको थोड़ा रेशनल कैसे किया जा सकता है, विवेक सम्मत जो है वो कैसे किया जा सकता है, जो फालतू की सब्सिडी दी जाती है उसको कैसे रोका जा सकता है, प्लस जो सब्सिडी का मिसयूज होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए जो है वो इनडायरेक्ट सब्सिडी को डायरेक्ट सब्सिडी में जो है वो कन्वर्ट किया गया है कि सीधे लोगों के खाते में जो है वो पैसे जमा करा दो। और आय बढ़ाने के लिए आय के टैक्स के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी जो कंपनियां हैं घाटे में चल रही है, तो एक तो कमा के तो कुछ दे नहीं रही है, उल्टे हर साल खा और रही है सरकार को जोंक की तरह। तो इसलिए इस तरह की कंपनियों को बेच दो ताकि एक बार पैसे भी मिले और हर साल जो घाटा होता है वो घाटा सरकार को नहीं बहना पड़े। PPP मॉडल जो है वो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके, और सरकार जो है इस मॉडल को प्रोत्साहन दे रही है ताकि जो है वो ज्यादा एफिशिएंसी आ सके प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है विभिन्न एजुकेशन, हेल्थ वगैरह इनमें, ताकि सरकार का उत्तरदायित्व जो है थोड़ा कम हो जाए और वो जो सक्षम लोग हैं वो निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में, हॉस्पिटल्स में ही जाएं और वहां की सेवाएं जो है वो लें। और इसी तरह से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो कमर्शियल, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसका कमर्शियल यूज करने की सब डिपार्टमेंट्स को अनुमति दी गई है कि आपके जो भी कमर्शियल ऐसी कोई प्रॉपर्टी है और अगर कहीं कोई कमर्शियल यूज हो सकता है तो इसका कमर्शियल यूज किया जाना चाहिए और एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट किए जाने चाहिए। राजस्व के अतिरिक्त जो है वो स्रोत जनरेट किए जाने चाहिए। तो ये सारे प्रयास जो है वो सरकार कर रही है अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। तो ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, आज अपन ने वापस रिवाइज कर दिया है और आपको 5-5, 6-6 बार ये पॉइंट लिखने हैं। लिख के देखो, समझ में आ जाता है, लेकिन सारे पॉइंट याद भी करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं है कि समझ में आया हुआ है कि नहीं, आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं आए तो लिखोगे कैसे। तो लिखने के लिए याद होने चाहिए, और याद होने के लिए इनको 5-5, 7-7 बार लिख दो आप, एक इसके कारणों को, दुष्प्रभाव को। और इससे दूसरा फायदा ये है कि भले एग्जैक्टली ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को समझने में, राजकोषीय घाटे को समझने में, सरकार के बजट को समझने में आपको सहूलियत जो है वो मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आज अपन जो है वो पढ़ते हैं FRBM एक्ट।
2003 लिखो, देखिए FRBM एक्ट 2003। FRBM एक्ट 2003। FRBM एक्ट 2003, ये 2003 में लागू हो गया था। It was enacted in 2003, 2003 में। तो ये लागू क्यों किया गया था? सबसे पहले तो अगर ये प्रश्न आता है कि FRBM एक्ट पारित क्यों किया गया? FRBM एक्ट इसलिए पारित किया गया कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा था। सरकार ने ये तय भी कर दिया था कि अब नए नोट नहीं छपाए जाएंगे और सरकार को पूरा का पूरा ऋण लेना पड़ेगा। बजट घाटे को हटा दिया, फिस्कल डेफिसिट को मुख्य इंडिकेटर जो है वो बना दिया गया था। तो और सरकार का ऋण जाल बढ़ता जा रहा था। हमारी सरकार जो है डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी, ऋण जाल में फंसती जा रही थी। और हमारे सरकार के जो बजट होता है उसमें होता है ना, रुपया आता है और रुपया जाता है। रुपया कहाँ कहाँ से आता है और रुपया कहाँ कहाँ से जाता है, तो ये देखना, टेबल देखना। हर बार बजट आता है तो अब गवर्नमेंट के पास रुपए कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से टैक्सेशन से कितने आते हैं, बिना टैक्स के कितने आते हैं, अनुदान से कितने आते हैं, ऋण कितना लेती है सरकार, तो वो सब लिखे होते हैं। और टैक्स में भी कौन से टैक्स से कितने कितने जो आते हैं, तो अगली क्लास में मैं वो चार्ट जो है बताऊंगा, इस बार वाले जो बजट है उसका। ठीक है, तो अपन उसमें देखें तो। और रुपया कहाँ जाता है, तो जो जाने वाली मद थी वो सबसे ज्यादा जो है वो इसी पे जाती थी कि जो पुराने ऋण थे उनके ऊपर ब्याज का भुगतान करना सबसे ज्यादा हो रहा था। तो लगा कि अगर इस तरह से कर्जा बढ़ता गया तो ये आने वाले टाइम में तो जितना रेवेन्यू आएगा उससे तो ब्याज ही नहीं चुकाया जाएगा सरकार से। तो फिर सारा जो पैसा आ रहा है टैक्स वगैरह से, उससे तो पुराने कर्जों पे ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अब ब्याज चुकाना पड़ रहा है तो फिर नए डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे? तो इसलिए ऋण को कंट्रोल किया जाना चाहिए। सरकार का जो कर्जा घाटा है ये कम होना चाहिए ताकि नए ऋण नहीं लेने पड़े। नए ऋण कम लेंगे तो फिर भविष्य में हमें ब्याज पर इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और ब्याज पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो जो भी पैसा बचेगा उसको हम डेवलपमेंट के कार्यों में खर्च कर सकते हैं, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उद्देश्य था। इस वजह से जो है ये FRBM एक्ट जो है वो लागू किया गया था। इसके उद्देश्य लिखो, इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRBM एक्ट। पहला उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। राजकोषीय अनुशासन कि सरकार जो है ना, राज्य के कोष का अनुशासन जो है वो होना चाहिए। फिर लिखो व्यय, राजस्व व ऋण का कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एंड बोरोइंग्स। फिस्कल डिसिप्लिन पहला वाला पॉइंट था। दूसरा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ, एफिशिएंट मैनेजमेंट किसका? एक्सपेंडिचर्स का, राजस्व का, राजकोषीय अनुशासन। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुशासन जो है वो होना चाहिए। सरकार एक गैर अनुशासित आदमी है, यूं ही पैसे उड़ा रही है सरकार, फालतू पैसे उड़ा, तो वो आलतू फालतू पैसे नहीं आके डिसिप्लिन तरीके से जो है वो राजकोषीय अनुशासन। दूसरा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स होता है, खर्चा होता है, ठीक है, और फिर वापस जो राजस्व होता है, ये खर्चा पूरा कैसे होगा? या तो राजस्व से होगा या फिर ऋण से होगा। ऋण और राजस्व, रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, और ये जो खर्च होते हैं इनका कुशल प्रबंधन कैसे किया जाए। कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एंड बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट।
फिर अगला लिखो, समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थायित्व। समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक, यानी अब प्रश्न है समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है या समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी पूरा संसार, विश्व, ऐसे ही हो। व्यष्टि संस्कृत हिंदी में जो है, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति, इंडिविजुअल, और समष्टि का मतलब समस्त, सृष्टि जो जिसमें आ जाती है। तो इकोनॉमी को भी इस तरह से दो तरीके नजरियों से बांटा जाता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है माइक्रो इकोनॉमी, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। तो व्यष्टि जो इकोनॉमी होती है उसमें पर्टिकुलर कोई कंपनी जो है वो कैसे काम करती है, डिमांड कैसे होती है, ठीक है, कंपनी फायदे में कैसे जाती है, कंपनी नुकसान में कैसे जाती है, प्रोडक्शन किस तरह से किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कंपनी, उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है, तो उसको व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो कहते हैं। वो अपने सिलेबस में उसके पार्ट ज्यादा नहीं है, अपने सिलेबस में समष्टि है, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, ठीक है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित करती है। फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ट्रेड पॉलिसी जो है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो प्रभावित करती है। तो जो मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, ये जो पढ़ते हैं यही समष्टि अर्थशास्त्र है। तो इस समष्टि अर्थशास्त्र का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी जो है, ठीक है, तो कि कुल मिला के अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बना रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था में क्या बना रहना चाहिए? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ये तो केवल समष्टि हटा दो तो अर्थव्यवस्था का स्थायित्व, क्या इकोनॉमी स्टेबल, क्योंकि अगर ये राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व नहीं होगा। राजकोषीय नीति व मौद्रिक, राजकोषीय व मौद्रिक नीति के बीच के मध्य बेहतर तालमेल, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति के बीच बेहतर तालमेल। अब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अपन ने अभी तक दो ही पढ़ी है, पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे हो सकता है, तालमेल जो है वो अच्छा कैसे हो सकता है, होता क्या है। अब इसमें आप देखोगे कि 97 से पहले जो बजट घाटा था, सरकार जो है वो खूब नई एडॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी, घाटा खूब होता था, और उसको फुलफिल करने के लिए जो एडॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी और नए नोट छपवाती देती थी, और मार्केट की लिक्विडिटी और खर्चे कर देती थी। अब आरबीआई का काम था महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों को भले कितना ही बढ़ाए, लेकिन सरकार जो है इतना ज्यादा खर्चा कर देती थी तो बाजार की लिक्विडिटी तो बढ़ जाती थी। तो ऐसे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती थी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति थी वो फेल हो जाती। अब के भाई ये लिमिट लग जाएगी गवर्नमेंट एफआरबीएम एक्ट में, अपन देखेंगे फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं हो सकता जीडीपी का 3%। तो यानी कि अब जो है गवर्नमेंट को अनुशासन रखना पड़ेगा, तो फिस्कल पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल होगा, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी भी प्रॉपर तरीके से जो है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन अभी स्थापित होगा। वरना पहले मॉनेटरी आरबीआई वाले चिल्लाते ही रहते थे साहब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज दरों को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब ब्याज दरों को कम ज्यादा करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार जब तक अनुशासित नहीं रहेगी तब तक जो है वो तो पूरा दारोमदार राजकोषीय नीति पर ही हो जाता था। तो अब अगर ये कंट्रोल है, अनुशासन है, तो दोनों पे जो है वो होगा, ठीक है। फिर लिखो राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता।
कार्यों में पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस। ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस। ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस। पहले वाला बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस तरह से ये उद्देश्य हैं इसके FRBM एक्ट के। इस FRBM एक्ट के ये उद्देश्य। इन उद्देश्यों के साथ साथ अब और क्या किया गया है कि लिखो, देखें, FRBM एक्ट के तहत, FRBM एक्ट के प्रावधानों के तहत, एज पर द प्रोविजंस ऑफ FRBM एक्ट, FRBM एक्ट के प्रावधानों के तहत, एज पर द प्रोविजंस ऑफ FRBM एक्ट। प्रोविजन क्या था सर? प्रोविजन था 2008-9 तक राजकोषीय घाटा GDP का 3%, अधिकतम 3% हो सकता है। Till 2008-9, the maximum fiscal deficit can be 3% of GDP। राजकोषीय घाटा, ये फिस्कल डेफिसिट जो है ना, वो आर्थिक सुधारों से पहले तो ये खूब ही होता था। बजट घाटा जो है 9%, 10% वहां पे रहता था GDP का, और इस समय भी काफी ज्यादा जो है वो GDP, ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो रहता था। तो अधिकतम कितना रह सकता है? 3% तक। और दूसरा था, सेम लिख दो, और राजस्व घाटा GDP का 0% होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट should be 0% of GDP। ठीक है, अब तो राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए, राजस्व घाटा इतना होना चाहिए। इसके साथ ही लिखो कि इसका प्रावधान है कि बजट के साथ साथ निम्न दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट along with the budget। बजट पेश करते, बजट के साथ साथ निम्न दस्तावेज पेश करने जरूरी है। बजट के साथ निम्न दस्तावेज पेश करने जरूरी है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण। Following documents should be presented along with the budget। Following documents should be presented along with the budget। तो जब भी बजट पेश किया जाता है तो बजट के साथ साथ ये 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट है, ये भी पेश करने पड़ेंगे, जो सरकार की जो स्थिति है वो बताएंगे। सबसे पहला मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण। राजकोषीय नीति का मध्यावधि जो विवरण है वो, कि भाई पिछले 3 सालों में एवरेज जो निकाल के किस तरह की स्थिति जो है वो हमारी रह रही है। ठीक है, तो मिडिल टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, इंग्लिश में लिखो मिडिल टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मिडिल टर्म
फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। दूसरा है राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। समष्टि अर्थव्यवस्था, फ्रेमवर्क को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मिडिल टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मिडिल टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यावधि व्यय एक्सपेंडिचर्स। यानी कि कुल मिला के गवर्नमेंट के जो व्यय है, खर्चे किस तरह से किए जा रहे हैं, इनका अलग से जो है वर्णन होना चाहिए। समष्टि अर्थव्यवस्था, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति क्या है, ये पूरी की पूरी जो है वो बनानी पड़ेगी। फिस्कल पॉलिसी जो आपने बनाई है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो आपको पूरी बनानी पड़ेगी। और मध्यावधि राजकोषीय नीति ओवरऑल है क्या, कि किस तरह की क्या स्थिति है। अब इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि इनमें होता क्या है, आपसे सिंपल जो है वो पूछा जाएगा निम्न में से एफआर बजट के साथ साथ और क्या पेश किया जाना जरूरी है संसद के अंदर। तो ये सारे दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे, यानी कि ये सब सारे दस्तावेज गवर्नमेंट के राजकोषीय अनुशासन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? और अपने को वित्त मंत्री नहीं बनना है, और वित्त मंत्री बनने के लिए भी खैर इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये नाम याद होने चाहिए केवल। तो ये जो एक्ट है, इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि इसमें कि ये चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी। केवल आप बजट पेश नहीं करोगे, बजट पेश करने के साथ साथ ये चारों नाम याद करने हैं आपको, ठीक है? तो कर लो याद। देखिए, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण स्टेटमेंट है, फिस्कल पॉलिसी का स्टेटमेंट है, आगे मध्यावधि लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ मध्यावधि दो जगह लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स के साथ, और इसका भी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट देना है। फिर एक रणनीति किस तरह की बन रही है इसमें राजकोषीय नीति रणनीति स्टेटमेंट, ठीक है? और समष्टि अर्थव्यवस्था का फ्रेमवर्क कैसा है, नाम याद कर लो। देखिए, थोड़ी देर 1 मिनट का समय दिया, याद करने से याद होगा, और ये याद ही करना, इससे ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। जिनकी कोई चीज थोड़ी सी बोरिंग लगने लगे तुम्हें, तो समझ जाओ यही वो चीज है जिसे याद करना है, और यस, ये मुझे याद होनी चाहिए। बोर होना, राजी होना, आज अच्छा पढ़ाया, आज अच्छा नहीं पढ़ाया, इस तरह की फील आनी ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में तो यस, ये चीज जो है मुझे आज याद करनी है, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। ये 4 नाम याद करने कि 4 तरह के दस्तावेज जो है बजट के साथ, एफआरबीएम एक्ट के तहत क्या प्रोविजन है कि एफआरबीएम एक्ट के साथ कौन से दस्तावेज जो है वो पेश किए जाते हैं। तो ये 4 तरह के दस्तावेज पेश किए जाने जरूरी है। अब साहब, ये जो प्रोविजन किया था कि 2008, ये हो गए होंगे याद मेरे ख्याल से आपको, ठीक है? हो गया याद?
चलो ठीक है, एक दो बार, तीन बार लिखो। जितना लिख के पढ़ोगे चीजें उतनी ही याद होगी। यूं रटने से याद नहीं होती है चीज 5 बार 7 बार लिखो। एक बार पढ़ा, आपको हुआ, याद हो गया, फिर रफ पेज लो, बिना देखे उसको लिखो, और फिर वो भूल जाते हो, फिर वापस देख लो, उसके बाद दोबारा नहीं भूलोगे वो। तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो। और जो जितना, मुझे कई बार स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो ईमानदारी से बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे में और मेरे जो दोस्त जो बहुत अच्छी रैंक से और बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हुए, उनमें और मुझ में बस एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि वो लिखने का काम बहुत करते थे। उन्होंने इतने सारे रजिस्टर भर भर के छोड़ रखे थे, और मैं लिखने के मामले में आलसी था। हालांकि मेरी राइटिंग स्किल ठीक थी, मैं ठीक लिखता था, और उसका श्रेय मैं दूंगा कि क्योंकि मैं डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी, वैसे नेचुरल थी, मैंने कोई एग्जाम के लिए नहीं बनाई थी जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो मैं कॉलेज के टाइम से ही, जब मैं प्रिपरेशन नहीं करता था तब भी मैं डायरी लिखा करता था। तो डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी। तो डायरी राइटिंग मैं आपको भी जो है वो सलाह दूंगा कि आप लोग भी, अगर आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो आप डायरी राइटिंग जो है वो हॉबी के रूप में आप डेवलप करें। उससे कई फायदे होते हैं। डायरी राइटिंग का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का मतलब मेरे ख्याल से चोली दामन का साथ है, ईमानदारी से अगर आप करो तो क्योंकि अब डायरी राइटिंग, हमारे कोच साहब थे न्यू कैंपस जोधपुर में पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें प्रेरित किया था। उन्होंने हमें कहा था कि भाई आप शाम के समय खुद का एनालिसिस करो, और खुद की कोई 5 गलतियां दिन में जो आपने की है वो एक्सेप्ट करो। हालांकि तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, मन आदमी का हमेशा कहीं कुछ ही होता है, तो दूसरों की गलतियां ही नोटिस करता है आदमी, खुद की करता नहीं है। कोई भी घटना, किसी से दोस्त से झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, तो ऐसे में तुम जो है ना अपनी गलती को स्वीकार, तो कहीं ना कहीं 90% हो सकता है सामने वाले की हो, 10% तो तुम्हारी भी हो सकती है, 1-2% तो होगी। तो इस तरह से वो कि शाम को हमेशा बैठो और फिर वो लिखो उसको। प्लस आपके आसपास जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं, तो उस घटना का एनालिसिस करना, भले वो इंटरनेशनल घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का तो उस समय इतना नॉलेज था नहीं, न राष्ट्रीय स्तर का भी इतना ज्यादा ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था। ये तो सब एक जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। तो आसपास में जो घटना होती है और लोगों का जो सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में कि एनालिसिस थोड़ा वो लिखो। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके जो दिमाग की चिंतन करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है। आप चीजों को, पहली बात तो आप नोटिस करने लग जाते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन जो है इंप्रूव हो जाता है। और जब आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा, नोटिस करना आप शुरू कर दोगे आसपास की घटनाओं को, उससे वो अपने आप में खुद को ही मोटिवेट करती है, और उसी से धीरे धीरे व्यक्ति की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज होती है, और उससे उसका जो जिज्ञासा है वो विकसित होती है। तो एक इससे कि भाई आपके आसपास घटना घटी, अब आपको उसके बारे में लिखना है तो आप और ज्यादा उसके बारे में जो सोचोगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है इंप्रूव होगा, थॉट प्रोसेस फास्ट होगा, आप चिंतन करोगे, फिर उस घटना के कई सारे डायमेंशंस देखने हैं आपके, समाज का क्या मानना है, उस व्यक्ति का क्या मानना है, मेरा क्या मानना है, सामान्यतः दूसरे लोग क्या मानते हैं, इस तरह से सबकी अलग अलग जो होती है। फिर ये अलग अलग क्यों मानते हैं, क्या कारण होता है कि जिस वजह से ये अलग अलग जो है वो मानते हैं, ठीक है। फिर मैं किसी दिन और एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि ऐसी कई घटनाएं जैसे मैंने मेरी डायरी में लिखी थी, तो मैं उसमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन जो है वो करता था। डायरी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैं सुबह इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, इतने बजे खाना खाया, इतने बजे 2 घंटे पढ़ा, फिर 3 घंटे नहीं पढ़ा, फिर सोया, फिर उठा, फिर वो आया, ऐसे नहीं लिखना होता है। जो घटनाएं घटित होती है, हाँ लिखने में भी ये भी लिख सकते हो, आज मैं उठा, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, और तो मेरे तो खैर बाद में डायरी राइटिंग छूट इसलिए गई कि जब मैं प्रिपरेशन करता था दिन भर रूम के अंदर ही रहता था, कहीं जाता ही नहीं था, और फिर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चलती थी, तो मेरा हर पेज जो है एक ही लाइन थी कि आज भी मैं संतोषजनक पढ़ाई नहीं कर सका, जितनी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं घर वालों को धोखा दे रहा हूँ, समाज को धोखा दे रहा हूँ, खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर वो गिल्ट कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, हर दिन डायरी में एक ही बात आ रही थी, तो फिर इसलिए मेरा लिखने का मोह थोड़ा कम हो गया।
ठीक है। तो फिर कोई अच्छी आदत है, एक बार अगर छूट जाती है तो फिर वो वापस शुरू करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। दूसरा, फिर आप उन विचारों को जो है ना एक क्रम से लिखना, रोजाना लिखते हैं तो लिखने की राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत फायदेमंद रहता है अगर आपसे शुरू हो सके तो। मैं तो कहूंगा कि आप निश्चित रूप से शुरू करें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलो खैर, मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि वो तो मेरी यूं स्किल तो अच्छी थी, लेकिन चीजें याद इतनी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लिख के जो करेगा उसको याद हो। और फिर मैं तो एक पेज लिखता था डायरी का, वो रोजाना के 20 पेज भरते थे। तो जो सफल हुए हैं उनमें और मुझ में अगर सबसे बड़ा कोई अंतर था तो यही अंतर था कि वो खूब लिखते थे, नोट्स बनाते थे, रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए थे उन्होंने। यूं एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट करते थे तो अपने तो 2 बैग होते थे बुक्स के, फट ले लो चलो, और ये कर दिया शिफ्ट। और उनको कि यार मेरा रूम शिफ्ट कराना आना देखें। और फिर मैं देखता रहे इतने क्या है रे यार, क्या रे यार, ये मैंने नोट्स पहले बनाए थे, जब तक मैं बना के कंप्लीट किए नोट्स, फिर मुझे लगा यार ये मैंने क्या लिखे थे। क्योंकि आदमी का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसे वो लगता है अरे यार ये कोई इतने अच्छे नहीं बनाए मैं। फिर वो दूसरे सिरे से बनाने लग जाते थे। फिर दूसरे सिरे से बनाते समय तो उनको लगता आहा क्या बना रहा हूं, इससे बेहतर नोट्स नहीं है। लेकिन जो वो नोट्स पूरे होते तो उसके ज्ञान का लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि उसको खुद के नोट्स वापस यूं लगते ये तो कुछ ही नहीं, ये इमेच्योरिटी में बनाए हुए नोट्स हैं। अब मैं जब ज्यादा मैच्योर हो गया हूं इसलिए ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से कर करके जो है वो खूब रजिस्टर भरते थे। तो उनमें और मुझ में जो फर्क है, सफलता और असफलता में यही फर्क है, कौन कितना ज्यादा लिखता है और कौन कितना ज्यादा रिवीजन करता है। ठीक है, चलिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लिख लिख के चीजों को याद करें तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब लिखो कि 2008-9 में, लिखो 2008-9 में वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देयर वॉज ए ग्लोबल क्राइसिस इन 2008-9। जिसका असर भारत पर भी था। इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑल्सो अफेक्टेड। हालांकि ज्यादा नहीं था, हमारे यहाँ वैसी मंदी नहीं आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर फिर भी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन है, तो थोड़ी बहुत तो असर आएगा ही आएगा। तो 2008-9 की मंदी आज भारत में भी था। तो अतः इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग सृजित करने के लिए, टू जनरेट द डिमांड, Indian economy was affected. So to generate the demand in economy, अर्थव्यवस्था में मांग सर्जित करना, मंदी यहाँ नहीं आ जाए। मंदी का मतलब क्या होता है? डिमांड कम होना। तो डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। तो डिमांड होने के लिए, मांग सृजित करने के लिए जो है वो सरकार ने राजकोषीय घाटे को अधिक रखा। मांग सृजित करने के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाया गया। टू जनरेट द डिमांड इन मार्केट, इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इट्स फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा बढ़ाया गया और इसलिए ये जो FRBM एक्ट, कानून तो बना दिया लेकिन पारित नहीं किया। तो हमारी सरकार है, कानून बना देती है, नैतिक दबाव बनेगा, इससे मॉरल प्रेशर रहेगा कि यार कानून है, कानून का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं, और फिर भी कानून का उल्लंघन कर देते हैं। तो फिर यथा राजा तथा प्रजा, तो सरकार खुद ही कानून बना के खुद ही तोड़ेगी। तो फिर लगा कि यार ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है यार? मंदी आ गई है, और अगर हमने भी अपर कंट्रोल कर लिया, खर्चे नहीं किए, तो मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं होगी तो मंदी भारत में भी आ जाएगी। इसलिए यहाँ हाथ खुला रखने की जरूरत है, ताकि, और मंदी में सरकार को जो है हिनार्थ प्रबंधन या घाटे का वित्तीयन, फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो उस समय कंट्रोल नहीं हुआ। तो
किसी ने कहा भी नहीं कि भाई साहब कानून है, कम से कम कानून में अमेंडमेंट तो कर दो। कि अमेंडमेंट करने की कहाँ जरूरत है, सबको पता ही तो है मंदी है, और मंदी में तो घाटा, राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा ही होगा, उसी से मंदी कंट्रोल होती है। ये तो पता है ना आप लोगों को कि मंदी को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाती है। ठीक है। फिर 2012 में लिखो, 2012 में इन 2012 FRBM एक्ट में संशोधन किया गया। (2012) में इसमें अमेंडमेंट किया गया FRBM एक्ट में। तो संशोधन करके क्या कहा गया कि 2015 तक संशोधन किया गया कि 2015 तक लक्ष्य पूरे करने हैं। In 2012, FRBM Act was amended that these targets should be fulfilled till 2015, 2015 तक। कि भाई अभी तो नहीं हो सकते, अब मंदी से निपटना है इसलिए घाटा बढ़ा दिया हमने, और अब हो नहीं सकता, इसलिए धीरे धीरे 2015 तक जो है अब ये हो जाना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है GDP का 3% हो जाना चाहिए, और राजस्व घाटा जो है वो 0% होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही 2012 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का प्रावधान दिया गया, प्रभावी राजस्व घाटे का प्रावधान दिया गया। These targets should be achieved till 2015. ठीक है। And there was provision was made for effective revenue deficit. 2012 में बजट में जो है एक और एक्स्ट्रा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का प्रावधान भी जो है किया गया था बजट में। अब 2015 आ गए। 2015 में भी टारगेट तो पूरे नहीं होने थे, पता नहीं, इनको पता है टारगेट पूरे नहीं होने, पर फिर भी टारगेट तो, आप तुम्हारी पढ़ाई और सरकार का ये टारगेट, तुम भी रोज प्लान करते हो कि इतना सिलेबस करना है, लखन तुम्हें तुम्हारे पता होते हैं कि इतना सिलेबस कवर नहीं होना है, लेकिन फिर भी टारगेट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये सरकार और तुम कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपने से ही बनी है सरकार, अपने जैसे बैठे हैं वहां पे। ठीक है। तुम जितने टारगेट बनाते हो, आज इतने घंटे पढ़ूंगा, कभी इतने घंटे नहीं पढ़े, फिर भी टारगेट बनाते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट टारगेट बना रखा है, कंप्लीट नहीं होना है। 2015 आया, फिर संशोधन किया गया, लिखो 2015 में कि 2018 तक ये टारगेट पूरा होना चाहिए। (2018) तक ये लक्ष्य जो है वो पूरा होना चाहिए। 2018 तक जो है वो पूरा होना चाहिए कि 2018 तक ये टारगेट पूरे होने चाहिए दोनों। ठीक है। उसके बाद 2016 में एक समिति बनाई, एनके सिंह समिति, लिखो देखिए, एनके सिंह समिति 2016। एनके सिंह समिति बनाई गई 2016 में। 2016 में क्या बनाई गई? एनके सिंह समिति। अब एनके सिंह समिति ने कहा कि 2020 तक राजकोषीय घाटा 3% तक होना चाहिए, टिल 2020। 18 से भी आगे बढ़ा दिया उसने, 18 तक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के मानदंड देख लिए थे कि 2020 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% होना चाहिए। इसने कहा कि 2020 तक 3% होना चाहिए और 2023 तक 2.5% होना चाहिए। 2023 तक 2.5% जो है वो होना चाहिए। दो 2023 तक कितना होना चाहिए? 2.5%। ठीक। और राजस्व घाटा, फिर लिखो राजस्व का 2023 तक राजस्व घाटा 0.8% होना चाहिए।
राजस्व घाटा 0.8% होना चाहिए। कब तक? 2023 तक। तो एनके सिंह समिति ने कहा कि राजकोषीय घाटा 2020 तक कितना होना चाहिए? 3%, और 2023 तक 2.5% होना चाहिए। और राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट 2023 तक जो है 0.8% होना चाहिए। ये परसेंटेज कहीं पे भी पीछे कुछ नहीं लिखा है ना कि किसका परसेंटेज, तो हमेशा जीडीपी होता है। ये कभी भी इकोनॉमी के अंदर ये लिखा है कि इतने परसेंट होना चाहिए, इतने परसेंट होना, पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जीडीपी का परसेंटेज है। ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि डेट जीडीपी रेशियो 60% होना चाहिए। डेट जीडीपी रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए? 60%। डेट का मतलब ऋण, ऋण जीडीपी अनुपात, ऋण जीडीपी अनुपात 60% होना चाहिए। ठीक है। 60 में से 40% केंद्र का ऋण और 20% राज्य सरकारों के ऋण। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोरोइंग्स, डेट जो है, डेट जीडीपी रेशियो 60% होना चाहिए। कितने परसेंट? 60। जितनी हमारी जीडीपी है, सपोज कि एक साल में हमारे देश की टोटल आय जो है वो 100 करोड़ है, सभी लोग मिलके सपोज कि 100 करोड़ कमाते हैं, तो सरकार का कर्जा 60 करोड़ हो सकता है। कितना हो सकता है? जीडीपी से अनुपात लगाएं, जीडीपी से। देश की जो टोटल आय है, जो देश में एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, उत्पादित होती है, या इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, ये एक साल में जितने पैसे कमाते हैं सभी लोग, उसको जीडीपी कहते हैं। और पैसे कमाना कह दो, आय कह दो, या वस्तुएं या सेवाएं कह दो, क्योंकि आय अंततः किससे होती है? गुड्स एंड सर्विसेज से ही होती है। या तो कोई वस्तु बना के बेचता है या सेवाएं बेचता है। तो एक साल में अगर देश की जीडीपी 100 करोड़ है, तो सरकार का घाटा कितना हो सकता है? 60 करोड़ होना चाहिए। हालांकि 2017 में ये 70% था। कितना था? 70। तो ये कम होना चाहिए जो घाटा है। सरकार का जो कर्जा है वो जीडीपी का जो है 60% तक सरकार, और उसमें से भी 40% जो है वो केंद्र सरकार कर्जा ले सकती है, और 20% जो है वो राज्य सरकारें ले सकती है। फिर इस समिति ने कहा कि एक जो है राजकोषीय फिस्कल काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। राजकोषीय परिषद, राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें जो कि एक स्वायत्त संस्था हो। राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसमें 1+2 सदस्य जो है होंगे। यानी 1+2 का मतलब समझिए, एक तो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा इसका, और 2 अतिरिक्त सदस्य जो है होंगे। फिर इसने कई बातें और भी कही। इसने एक ये भी कहा कि ये समिति ने कहा कि सरकार को जो है ना, अगर अब होता क्या है कि अपन देखेंगे एस्केप क्लॉज भी हैं इसमें, कि निम्न स्थितियों में ये राजकोषीय घाटे के लक्ष्य जो है वो पूरे नहीं भी होते हैं तो चल सकता है, तो वो स्थितियां देखेंगे। लेकिन इसने कहा कि
कैप क्लॉज जो है ना वो क्लियर प्रावधान होने, विचलन के स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए, पर खैर अपने को इतना डेप्थ में जो है वो नहीं जाना है, वो नहीं होने चाहिए। और फिर कहा कि सरकार सीधे आरबीआई को सिक्योरिटी देके और पैसे नहीं ले सकती, डायरेक्ट जो है वो नहीं लेने चाहिए आरबीआई से, मार्केट से जो है वो ले सकती है सरकार जो है पैसे, तो सीधे आरबीआई को सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी दी और पैसे लेने का प्रोविजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वेज एंड मीन्स एडवांस जो बताया था उसके तहत एडवांस ले सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी देके और वो नहीं ले सकती। और यूं मार्केट से आरबीआई सिक्योरिटी खरीद ले और फिर सरकार के पास पैसा आ जाए तो वो एक अलग चीज है, अदरवाइज डायरेक्ट आरबीआई से सरकार को पैसे नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है कई चीजें थी, लेकिन अपने को इतना ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, तुम्हें तो इतना कुछ ही नहीं पूछा जाएगा। मैं इतनी सारी रामायण पढ़ रहा हूं ना, इसके पीछे मेरा उद्देश्य केवल ये है कि एफआरबीएम एक्ट नाम याद हो जाए और उसके जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो याद हो जाए, और वो जो 4 चीजें हैं वो याद हो जाए, कौन कौन से दस्तावेज पेश किए जाते हैं। और उससे पहले जो उद्देश्य लिखवाए गए थे 5 अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन पांचों का मतलब एक ही है, एक ही बात को अलग अलग शब्दों में पिरो के कहा है मैंने, बाकी अलग नहीं है। और ये एक फैशन है, ट्रेंड है। ठीक है, तो जो पहले मैंने बताया था ना कि राजकोषीय अनुशासन होना चाहिए, और उस समष्टि अर्थशास्त्र में स्थायित्व की जरूरत होती है, और पारदर्शिता होगी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में तालमेल का उद्देश्य जो लिखवाए थे वो सारे उद्देश्य एक जैसे, एक ही बात है, घुमा फिरा के कही गई है। ठीक है, लेकिन अब आंसर लिखने के लिए यही हुनर आप में होना चाहिए कि एक ही चीज को घुमा फिरा के 3-4 तरीके से कैसे जो है प्रेजेंट कर सकते हो आप। चलिए, तो ये एनके सिंह समिति जो है वो बनी थी, वो महत्वपूर्ण समिति थी, और फिर इसलिए अरुण जेटली ने वैसे कह दिया कि एनके सिंह समिति ने चूंकि कहा है तो राजकोषीय घाटा 3% की जगह 3.2% हो सकता है। इसलिए फिर अब जाके 2017 के आसपास कैग ने, सीएजी ने सरकार की क्रिटिसाइज की और कहा भले आदमी हो तुम यार, कानून बनाते हो और खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हो, और ये हवाला दे देते हो कि एनके सिंह समिति ने कहा है इसलिए हम जो है वो इसमें फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और फिस्कल डेफिसिट वाला टारगेट पूरा नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी तो कोई समिति ने कह दिया और आप काम करोगे, कानून है, ऐसा है तो आप अमेंडमेंट करो, और अमेंडमेंट करो के कानून को चेंज करके काम करो, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो सीएजी ने थोड़ी क्रिटिसाइज भी की थी कि यार आप ये कानून बना रखा है, कानून को मानते हो नहीं, तो फिर कानून बनाया क्यों है। ठीक है, तो ऐसी कैसी स्थितियां जो है वो वहां अमेरिका के आर्थिक मंदी के दौरान भी सेम स्थितियां उत्पन्न हुई थी। वहां पे भी कि गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना लोन ले सकती है इसकी लिमिट थी, और चूंकि बराक ओबामा जो है वो थोड़ा वैसा लोकप्रिय टाइप का, केजरीवाल टाइप का राष्ट्रपति था, तो वो क्या है कि ऐसी पॉपुलर टाइप की, ये फ्री में दे दो और वो फ्री में दे दो और वो फ्री में दे दो, इस तरह ज्यादा काम करता था। तो इसलिए गवर्नमेंट का, अमेरिकन सरकार का जो है वो कर्जा बढ़ गया था वहां पे, तो घाटा बढ़ गया था। तो रिपब्लिकन्स जो अपोजिशन में थे, वहां की कांग्रेस में उनकी मेजोरिटी थी, और वो इसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या तरीका है, क्यों इंडिया बना रहे हो अमेरिका को। डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। आप ये फ्री में दे दो, वो फ्री में दे दो, ये बीमा जो ओबामा केयर है, ये बुजुर्गों का जो इंश्योरेंस कर दो, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस कर दो, वो कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। ये हर इकोनॉमी के तरीके से चलती है। तो इसलिए उन्होंने जो है, तो अब तो लॉकडाउन लगाना पड़ा था, शटडाउन लगाना पड़ा था उनको, कि सरकार के पास पैसा नहीं था, क्योंकि सरकार मैक्सिमम जितना कर्जा ले सकती थी उतना ले लिया था, और नहीं था तो सरकार के पास पैसा नहीं था, तो शट डाउन, पूरी सरकारी सिस्टम जो है वो बंद हो गया था। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सबको कह दिया कि सब घर जाओ भाई, किसी को तनख्वाह देने के लिए, पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जितनी लिमिट है उतनी लिमिट लोन ले लिया और अब सरकार ले नहीं सकती। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है डिफॉल्टर हो गई थी, और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने कई सालों बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रेटिंग गिरा दी थी। और बाद में फिर रिपब्लिकन्स को लगा कि यार अर्थव्यवस्था की पूरी जो है भद पिट रही है, इसलिए उन्होंने फिर फाइनली अमेरिकन कांग्रेस में जो है वो बिल पास किया और अमेरिकन गवर्नमेंट के लोन लेने की लिमिट को बढ़ाया। तो वो होता है कानून, कि कानून है कि इतना लोन ले सकता है, इतना ही लेगी सरकार, उससे ज्यादा $1 नहीं ले सकती। अपने यहाँ कानून ही तो है, अपने ही तो बनाया है, अब हम तोड़ देंगे। और वैसे पूरी जनता, हर आदमी कानून तोड़ ही रहा है।
तो इतने सारे लोग तोड़ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं तोड़ेगी? तो सरकार तो अपनी सबसे पहले तोड़ती है कानून। तो और इसमें तो है, ये तो सीए जी ने पहली बार कहा कि भाई साहब ऐसे मत करो, ये आपको है तो अमेंडमेंट ही कर दो, एक्ट में लिख दो, फिर आगे बढ़ा दो भाई। और ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये टारगेट कभी पूरा होना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये एनके सिंह समिति ने कहा था कि 33% कर दो, लेकिन लिखो कि कोरोना के कारण, अब आ जाओ, कोरोना के कारण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो गया है ड्यू टू कोरोना। द टारगेट्स ऑफ FRBM एक्ट have been tough task for the government, ठीक है। कठिन हो गया है, तो अब तो स्थितियां जो है वर्तमान में, देखो वर्तमान में और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट लगभग 9% है, 3 से कितना 9% है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और राजस्व घाटा कितना 7.5, कल ही लिखवाया था मैंने, शायद बताया था 7.5 है राजस्व घाटा। और ये कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, डेल्टा वेरिएंट, वो और कौन से वेरिएंट आते जाएंगे, और सरकार की हालत और खराब होती जाएगी, अर्थव्यवस्था की स्थिति और खराब होती जाएगी, और अर्थव्यवस्था में मंदी के डर हमेशा बना रहेगा, और उस डर से उबरने के लिए गवर्नमेंट को और जो कर्जा लेना पड़ेगा। तो देखो देखें हालात कहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, तो इसके लिए भी जो है वो एस्केप क्लॉज दे रखे हैं, देखो लिखो देखें कि FRBM एक्ट में ठीक है, एस्केप क्लॉज, एस्केप क्लॉज जो है वो दे रखे हैं। एस्केप क्लॉज को हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है। एस्केप क्लॉज हिंदी में देख लेना, देखो गूगल करके देख लेना, एस्केप क्लॉज दे रखे। एस्केप मतलब आप एस्केप कर सकते हो विचलन के प्रावधान, देखो विचलन के प्रावधान, एस्केप यानी निकलना। विचलन के प्रावधान जो है वो दे रखे हैं। लिखो कि निम्न स्थितियों में, इन फॉलोइंग कंडीशंस, निम्न स्थितियों में राजकोषीय घाटा 3% से अधिक हो सकता है। In following conditions, fiscal deficit can be more than 3%. निम्न स्थितियों में राजकोषीय घाटा 3% से अधिक हो सकता है। तो वो स्थितियां कौन कौन सी है सर, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कि युद्ध हो जाए, वॉर, अगर युद्ध हो जाए, युद्ध के समय सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़े तो फिर करेगी सरकार। नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलेमिटी,
कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विघटन, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर कोलैप्स हो जाए तो फिर सरकार को किसानों को ऊपर उठाने के लिए, खेती बाड़ी को ऊपर उठाने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो सरकार का घाटा बढ़ सकता। संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधार यानी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जैसे जीएसटी लागू किया है तो जीएसटी लागू एक बड़े लेवल पर लागू हुआ है, बड़े लेवल पर लागू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर कम हो जाता है और कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार को ऋण लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह का रिफॉर्म्स अगर सरकार कोई करती है, संरचना में बहुत बड़े बदलाव करती है, तो बड़े बदलाव होते हैं तो शुरू में हमेशा ही उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसलिए सरकार को कुछ समय तक जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय घाटा ज्यादा हो सकता है। तो ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये ऐसी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जो है वो सरकार विचलित हो सकती है, और जो टारगेट दिया है कि भाई फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद करना, ये तो याद हो ही गया वैसे, देखो देखें याद कर लो। तो ये हो गया एफआरबीएम एक्ट। अभी ये जो हमारा राजकोषीय घाटा है ये बहुत ज्यादा है, 9%। मैं इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ाता था, ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ाते थे क्योंकि ये पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं था, और विचलन नॉर्मल विचलन चल ही रहा था। लेकिन अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, और लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा 9%, 3% होना चाहिए, 3 गुना ज्यादा है, और ये आगे भी ज्यादा रह सकता है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहेगा, फिस्कल डेफिसिट चर्चा में रहेगा, राजकोषीय घाटा चर्चा में रहेगा, राजस्व घाटा चर्चा में रहेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो बना हुआ एफआरबीएम एक्ट है ये चर्चा में रहेगा। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। मेरे ख्याल से आपको खुद को लग ही रहा होगा, लॉकडाउन और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जुड़ा हुआ है वर्तमान स्थितियों से। हम कोई ये काल्पनिक चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सामने जीवंत हो रही है चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फिस्कल एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। वाजपेयी जी सरकार ने ये कानून बनाया था, लेकिन आप और मैं जब तक, अभी अगले 5-7 साल तक तो ये टारगेट पूरा होना नहीं है। 2003 से अब जो करीब 20 साल होते आए हैं, इससे पहले स्थितियां इतनी विकराल नहीं थी, उसमें भी ये टारगेट पूरा नहीं हुआ था, तो आगे भी टारगेट पूरा होना नहीं है। फिर भी दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्यालत है। बाकी ये कानून जब बनाया था ना, तब भी उनको गालिब का शेर याद आ गया था कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत इनको सबको पता थी कि कंट्रोल होना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करें, कानून तो बनाएं तुम्हारी तरह, ठीक है। वैसे ही जैसे कि चुनावों के अंदर जो ये खर्चे करते हैं कि खर्चे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये पूरे नाटक तो करते हैं कि ये कानून बना दिया है, इतने से ज्यादा नहीं कर सकते। फिर चुनाव आयोग सबसे हिसाब मांगता है, विजिलेंस रखता है, सबको पता है कि कानून की धज्जियां उड़ रही है खुलेआम। तो ये मतलब इंडिया का ये क्या कहते हैं, पाखंड है, हिपोक्रेसी है। अब आदर्शवादिता क्यों दिखाते हो, कुछ सच है तो उसके लिए प्लीज कानून बना के कानून को तोड़ो तो मत।
कानून बना देते हो, फिर खुद तोड़ते हो तो पब्लिक को लगता है यार जब वो कानून बनाने वाले तोड़ रहे हैं, वही कानून का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो खुले आम तोड़ रहे हैं, तो हम भी तोड़ेंगे। तो ये एक प्रचलन हो गया है, ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं इसको। तो ये एक मकान में 50, 30, 40 खिड़कियां बनी हुई है, उसके 10-20 के शीशे टूटे हुए हैं, तो हर कोई चलते आदमी की इच्छा होती है यार एक बाटा मैं भी फेंक लूं, देखे निशाना कैसे लगता है। तो सभी लोग तोड़ रहे हैं, तो हर आदमी अगला भी के यार अपन भी देख लेते हैं, देखें अपन क्यों माने। ठीक है, तो सरकार को मेरे ख्याल से इस तरह के एक्ट जो है वो बनाए तो कम से कम ईमानदारी से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगी सरकार, तो सरकार जो लोक लुभावनी योजनाएं शुरू करते हैं वो शुरू नहीं कर सकते। और अब भारत की राजनीति इतनी ज्यादा लोक लुभावनी योजनाओं की तरफ बढ़ती जा रही है डे बाय डे कि ये भविष्य में भी कम होनी नहीं है, ये ज्यादा ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आ जाओ देखें, अब अगले जो है टॉपिक फिर जो क्या टर्म थी, जीरो बेस बजट। लिखो देखें, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट अब यहां में सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है वैसे। अब मैं आपका उदाहरण दे देता हूं। आप जब घर से आते हो, पहली बार आए जयपुर, तब आपने घर वाले पिताजी से पैसे मांगे, यानी आपने बजट पेश किया। आप हो वित्त मंत्री, बजट पेश कर रहे हो, हमें इतने रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आगे पिताजी है संसद, वो पूछेगी सवाल, अच्छा इतने क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। तो आप पूरे हिसाब, सबके हिसाब लेंगे पिताजी, और आपको हो गया साहब मैं जा रहा हूं तो मेरे रूम का किराया लग जाएगा 5,000 रुपये। तो पिताजी कहेंगे अच्छा 5,000 तू अकेला रहेगा क्या, पार्टनर क्यों नहीं रख लेता, पार्टनर रख ले। अरे पार्टनर रखूंगा तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी, कर लेना पढ़ाई चुपचाप, देखा नहीं 5,000, चल 2,500 तेरे हिस्से आएंगे। मिल जाता है 5,000 में रूम कि नहीं मिलता? तो कि भाई तो कि 2,500 रुपये रूम के, चल ठीक है। फिर क्या, अच्छा फिर मेरे टिफिन वाले के जो है 1,500 2,000 रुपये जो है वो खाने के लगेंगे, चल ठीक है। खाना 2,000 का, इतना क्या खिलाते हैं वो? नहीं खिलाते नहीं, जयपुर में थोड़ा महंगा है। महंगा कैसे? और 5,000 रूम के किस बात की? हमारे गांव में 500 रुपये में मिलता है गांव में। कि पापा ये गांव है, वो जयपुर है, हाँ थोड़े रूम महंगे होते हैं। और टिफिन वहाँ खिलाते कुछ ही नहीं है, पर वो शहर है, वहां पे जो है ना घर जैसा खाना नहीं मिलता है, पर रुपए लगते हैं 2,000। तो देखना फिर भी कोई क्या पता 2,000 से कम में मिल जाए। हाँ बाबा देखूंगा। फिर कि भाई ये कोचिंग की फीस तो एक मुश्त आ जाएगी, वो बजट में नहीं है। ठीक है, फिर जो है कि भाई मुझे ये इतने मेरे वो दूध के, चाय पीने के, ये साबुन के, बुक्स के, ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, चल ठीक है 5,500। फिर के मेरे दूर रहता हूँ तो बस से जाना पड़ेगा, उसका किराया है, तो वो सब पूछेंगे। और वो बजट बन गया कि महीने के 7,000 रुपये आपके हो गए। तो फिर पहली बार जब भी कोई योजना आती है तो उसका पूरा बारीकी से वो किया जाता है। अब अगले साल के अगले महीने क्या होता है कि पिताजी 7,000 तो आपको पता ही है, हिसाब दिया हुआ ही है। ठीक है, अब मुझे जो है ना 2,000 एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों चाहिए 2,000 एक्स्ट्रा? कि एक्चुअली मैंने जो है ना एक वो जिम ज्वाइन कर लिया है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अरे पढ़ाई करेगा, जिम ज्वाइन करेगा, क्यों जो तो भी थोड़े पिताजी जो है, संसद तो सवाल पूछती है कि ये क्या करोगे, ऐसे करोगे वैसे करो, चल ठीक है। और जिम ऐसा कैसा 2,000 रुपये किस बात के लेता जिम? अरे पापा जिम के ज्यादा लगते हैं, पर वो तो ठीक है, मेरे दोस्त ही कर ली उससे, इसलिए 2,000 में कर रहा है। आजा, तो जिम क्यों जरूरी है? वजन बढ़ रहा है, देख लो इतना वजन हो गया। फिर तू जिम करेगा तो तेरी पढ़ाई कैसे करेगा? थक जाएगा, थका हुआ आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता। और ये पढ़ाई वालों को जिम अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं पापा, फिर भी जो है वैसे चल ठीक है। तो अब अगले महीने जब बजट पेश किया जाता है तो जो नई योजना है ना, केवल उसी का समीक्षा होगी, उसी सवाल जवाब होंगे। पुराना वाला तो ऑटोमेटिकली पारित हो जाता है। तो ट्रेडिशनल जो बजट पेश किया जाता है संसद में, तो सरकार की जो पुरानी योजनाएं हैं वो जिस समय शुरू हुई थी उस साल उनकी समीक्षा हुई थी। क्यों जरूरी है, उपयोगिता क्या है, रिलेवेंसी क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, ये सब देखा जाता है। कोई भी स्कीम शुरू होती है ना, उसके लिए सरकार पैसा मांगती है ना, तो फिर अगले साल जब बजट पेश करती है तो सरकार ये कहती है कि देखो साहब ये तो पुराने हैं, अपन ने पहले देख ही रखे,
और ये जो नई योजनाएं होती है केवल उन्हीं की समीक्षा, उनकी प्रासंगिकता को देखा जाता है। लेकिन जीरो बेस बजट में कि बजट का बेस जीरो है, आप पापा कहे नहीं तो एक काम कर, 7,000 पिछले महीने भी जो दिए थे देता आ रहा हूं महीने के 7,000, उस पर अपन ने चर्चा कर ली थी, लेकिन नहीं वो अब वापस कर देखें। तो पहले महीने में आपने जो है ना इंग्लिश के ट्यूशन के रुपए लिए थे 2,000 रुपए कि इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी मुझे, ठीक है, तुम क्योंकि मेरी थोड़ी कमजोर है, उसके 2,000, तो वो 2,000 7,000 चलते जा रहे। अब जब आपने जिम के 2,000 और मांगे, 9,000 किए, तो पिताजी कहेंगे नहीं मुझे तो पूरा हिसाब बता, शुरू से जीरो, कुछ नहीं, कमरे किराए से शुरू कर। तो इसे कहते हैं जीरो बेस बजट। अब पिताजी उसमें अच्छा अभी भी 5,000 रुपए लग रहे हैं रूम के, कहा नहीं उसके तो बड और गए हैं, पर मैं देखा कि कोई नहीं है, बाप से क्या मांगे यार, इधर उधर से करके टिफिन के, हाँ इतने टिफिन के। अरे तूने यार वो इंग्लिश ट्यूशन तो 2 महीने 3 महीने का होता है, 6 महीने हो गए निकमे इंग्लिश ट्यूशन के नाम पे पैसे लेता आ रहा है इतने महीने से। पर वो फिर वो रूम के भी तो बढ़ गए हैं ना, टिफिन के भी बढ़ गए हैं, वो मैंने कहा एक्स्ट्रा मांगे थे, नहीं तो मांग लेता एक्स्ट्रा भले, पर वो फ्री पॉकेट की क्यों ले रहा है, बंद कर उसको। तो वो ये है जीरो बेस बजट। तो जब भी संसद में अब बजट पेश किया जाता है, परंपरागत जो ट्रेडिशनल बजट होता है उसमें केवल जो सरकार की नई योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है, उनकी प्रासंगिकता और उनकी उपयोगिता को देखा जाता है, ठीक है, और फिर उनको अनुमति दी जाती है। और जो पहले से चली आ रही जो योजनाएं होती है उन पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जीरो बेस बजट में बजट के बेस को जीरो माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कोई भी योजना पहले की नहीं है, जैसे सब योजनाएं नई है, तो सभी पुरानी हो नई हो, भले पुरानी योजनाएं हो, उनकी सबकी समीक्षा नए सिरे से की जाएगी, उनकी उपयोगिता देखी जाएगी, और ऐसी योजनाएं जो अब इररिलेवेंट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो चुकी है, उनको फिर के भाई बंद करो, ये खर्चे क्यों कर रहे हो फालतू, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये होता है जीरो बेस बजट। अब पूरा बजट का जीरो बेस तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी हजारों योजनाएं होती है और सब पे संसद अगर चर्चा करने लग जाए तो एक साल तक ही बजट पास ही नहीं हो कि वो चर्चाएं करें। इसलिए आइडियल रूप में जीरो बेस बजट पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी यथासंभव सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को नए सिरे से समीक्षा की जाए। तो लिखो जीरो बेस बजट कि आज का टाइम हो चुका है, तो इसलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब कमेंट दिखा दो, देखे मुझे। आज वैसे आरएस का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं खुद, मेरे दिमाग में वो चीजें ज्यादा घूम रही है, तो पता नहीं, फिर भी मैंने क्लास ले ली। मुझे लगा था कि आया तो नहीं है रिजल्ट, कहीं 7 बजे आएगा। कौन बोल रहे थे? अच्छा, सर राजकोषीय घाटा 9% से अधिक भी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? होगा, हुआ ही है, 9% से ज्यादा ही हुआ है, ठीक है। होने को तो 3% से ज्यादा नहीं होता। थैंक यू सर, वाइट शर्ट अच्छा लग रहा है राइट, खूब खरीद लिया, 5-7 खरीद लिए। आएगा रिजल्ट 8:30 बजे आएगा, शिवम कह रहा है 8:30 बजे आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स गुरुदेव, मधु, निकिता, शिवम, कश्मीरा सर। मैम के रिजल्ट के बारे में बताना सर, मम्मी के लाडू। थैंक यू सर, आज आप अलग लग रहे थे, आज फिर स्प्रिंग बोर्ड। चलो थैंक यू सर। दिव्या, सुनील, आज सिस्टर का रिजल्ट आ रहा है, हमारे भी पापा। आज आप तो साउथ इंडियन ही लग रहे हो कितने बजे आ रहा है सर? पता नहीं है मुझे, वैसे सर की धड़कनें तेज है। हाँ, आज मेरी धड़कन तेज है। अरविंद, थैंक यू अरविंद। अपनी अपने सर का रूल अपना रही है गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के लिए। मोच दी शर्ट का बटन ब्लैक होते तो मजा आ जाता है। ये ठीक है, तो रिजल्ट क्या देखेंगे? नई वैकेंसी बस आने वाली है। सफेद शर्ट में फूट रहा लागू। ठीक है, सारे रिजल्ट बताना सर। जोरदार। हाँ सर, 10 बजे
बोर्ड अकेडमी, हाँ 2023 में राजस्व घाटा 0.8% क्यों कर दिया गया? वो इनकी कमेटी ने कहा है कि राजस्व घाटा जो है 0.08% तक हो सकता है, क्योंकि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0% कर दिया जाना चाहिए। एग्जाम वैकेंसी बहुत आज पे। थैंक यू व्हाइट शर्ट वाले, वो कमेंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ऐसा मैंने कोई पहली बार थोड़ी पहना है, रोज ही तो पहन के आता ही रहता हूँ। विकास, सबके रिजल्ट आने वाले हैं, अभी देखो किसी का कुछ पता नहीं है। राजकोषीय घाटा कितने पर आर्थिक मंदी आती है? राजकोषीय घाटा कितने पे मंदी नहीं आती, ऐसा कोई लेन देना नहीं है, उल्टा आर्थिक मंदी आती है तो राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने वाला है, वैकेंसी प्लीज क्लियर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की क्लास बंद बढ़ा दो सर, 40% स्टूडेंट। हाँ ठीक है, अगले दिन स्प्रिंग बोर्ड ठीक है। आप सबके जो है बेस्ट विशेज है, मैं बेस्ट विशेज जो एक्सेप्ट कर लेता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने देश के राजस्व कर दिया, कर